Hello friends, welcome to 10 out of 10 biology. This is Professor Farooq Ahmed and today we'll discuss an important topic of class 12th biology, which is the topic of first unit, and it is process of reproduction. Dear friends, reproduction is an innate fundamental biological process by which living organisms produce young ones similar to themselves. Reproduction जो है ये एक innate process है, यानी जो भी living organisms दुनिया में आ जाते हैं उनमें right from birth ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जिंदगी के किसी न किसी स्टेज पर. दे कैन रिप्रोड्यूस at a particular stage of life, but they are born with this capability. Second is that this process of reproduction, it is a fundamental process. That means कि fundamental का मतलब ये होता है कि लाइफ के बारे में आप सोच भी नहीं सकते रिप्रोडक्शन के बगैर. रिप्रोडक्शन ही ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से द प्रोसेस ऑफ लाइफ कंटिन्यूज. द प्रोसेस ऑफ लाइफ इज सस्टेन कंटिन्यूसली. थर्ड वन, ये जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है ये प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओनली. इट्स ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में ऐसा आप नहीं देखते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स थ्रू विच दे प्रोड्यूस young ones, offsprings similar to themselves in order to continue their survival, in order to continue their race. अब मसला यह है कि ये रिप्रोडक्शन जो है क्यों जरूरी है, क्यों होता है? Because all of us know that जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में आ जाता है वो इस दुनिया में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जिंदा रहता है. आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स डाई. A living organism is born, it grows, it matures, and after a certain period of time, this living organism die. अगर ऐसा ही होता रहा तो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो बड़ा मसला हो जाएगा. That's why कि रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी अब हमारे जहन में ये आ गया कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नेचर ने क्यों रखा है. नेचर हैज enabled all the living organisms to reproduce through different means. वो डिफरेंट मीन्स के जरिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं. और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे ये डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द हैबिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, कहाँ रहता है, किस माहौल में रहता है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, और अकॉर्डिंगली इन सारे फैक्टर्स को नजर में रखते हुए डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को एम्प्लॉय करते हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. सवाल यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं. अभी मैंने कहा क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दुनिया में रहता है. दैट्स व्हाई द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन. ये हम जानते हैं, सो हमको पता चला बिकॉज ऑफ लाइफ स्पैन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस. लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. लाइफ स्पैन का मतलब होता है वो टाइम जिसके लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में रहता है. वंस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज born, it grows, it lives to full maturity, then it ages and it dies. So इस process of life span की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नेचर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिया है. अब जो लाइफ स्पैन है इट्स वेरिएबल. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है. ऐसा नहीं है कि जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म्स है, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, कि उन सब का लाइफ स्पैन एक ही है, स्पेसिफिक है. नहीं, लाइफ स्पैन वेरिएबल है. इट कैन बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज और अ सिंगल डे इवन, और इट कैन बी एज लॉन्ग एज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल इट इज ओनली अ फ्यू डे, इट्स ओनली वन डे इन केस ऑफ मे फ्लाई. मे फ्लाई जो है उसकी लाइफ स्पैन ओनली सिंगल डे है. सिमिलरली जो साइकेडा है इसका लाइफ स्पैन भी only a single day. On the other hand, it is very long in case of few organisms. For example, there is a plant called as sequoia. Sequoia जो है इसका जो लाइफ स्पैन है that is 3000 to 4000 years. Not only that, एक और प्लांट है जिसका नाम है लारिया ट्राइडेंटेटा.
लारिया ट्राइडेंटेटा जो है यह ऐसा प्लांट है विच इज फाउंड इन कैलिफोर्निया ऑफ यूएसए, और इसकी लाइफ स्पेन जो है देखी गई है इट्स 11,030 years. So we know now that lifespan is variable among different kinds of living organisms. It can be only a single day or it can be as long as thousands of years. अगर हम 12th स्टैंडर्ड की NCERT को देखेंगे, आप जानते हैं NCERT is very very important फ्रॉम पॉइंट व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, आपको जो है AIPMT क्वालिफाई करना होगा, आपको जिपमर जैसे एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है NCERT की टेक्स्ट बुक. और इस NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे, वहां उन्होंने 14 ऑर्गेनिज्म्स का जो है लाइफ स्पेन मेंशन किया है. कुछ का फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में दिया है और कुछ का उन्होंने दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना है? 60 to 90 years. सिमिलरली रोज प्लांट का लाइफ स्पेन इट्स 5 to 7 years. देन यू हैव डॉग का लाइफ स्पेन 20 to 25 years है. काउ का लाइफ स्पेन 25 years. क्रो 15 years. पैरेट का लाइफ स्पेन 140 years. यहां पर एक चीज देखने लायक है. अब देखिए, जो क्रो है और पैरेट है ये ऑलमोस्ट साइज में सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इनका लाइफ स्पेन देखेंगे हम, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. Crow lives for only 15 years, whereas the parrot lives for 140 years. Then see another example, the crocodile. The age of crocodile is 60 years. जो crocodile है इसका एज 60 years का है. Horse का एज is also 60 years. Horse का एज भी 60 years है. Tortoise, very very important. Tortoise is the only animal which lives for the longest period of time. Such tortoises are called as Galapagos. ये टॉर्टाइजेस जिनका एज बहुत ज्यादा है 100 to 150 years, इनको गैलापागोस बोलते हैं. आप आगे देखेंगे डार्विन का नाम सुनेंगे आप. डार्विन जिस आइलैंड से बहुत मुतासिर हुआ था बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द आइलैंड्स, वो गैलापागोस आइलैंड्स ही थे. उन आइलैंड्स का नाम भी रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉर्टाइजेस, हैवी टॉर्टाइज. सिमिलरली राइस प्लांट का एज कितना है? 3 to 4 months only. It's only 3 to 4 months. शॉर्ट-लिव्ड प्लांट, एफिमेरल प्लांट. इसी तरह से बनाना का जो पेड़ है इसकी लाइफ स्पेन है 20 to 25 years. देन बनियान ट्री, अ लार्ज ट्री, आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, बनियान ट्री, इट ऑल्सो लिव्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 200 to 300 years. सो एज सच हम देखते हैं कि लाइफ स्पेन जो है ऑर्गेनिज्म का, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है. दिस वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द लाइफ स्पेन, एंड दैट इज देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द लाइफ स्पेन एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है उनके साइज और उनकी एज के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है. देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द साइज एंड द लाइफ एंड द एज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब यह हुआ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो हमारे जहन में शायद ऐसा आ जाएगा कि इसकी उम्र भी कम होनी चाहिए. ऐसा नहीं है, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. एन ऑर्गेनिज्म, इफ इट इज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इट कैन हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइफ. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई एनिमल बड़ा है उसकी एज शॉर्ट हो सकती है. तो हमने समझा देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द साइज एंड द एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दिस वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइफ स्पेन जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का, लाइफ स्पेन जो है, जो लाइफ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके डिफरेंट स्टेज होते हैं. हम देखिए, हम जानते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, पैदा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये इस इन्फेंसी में, इस टाइम में कुछ टाइम के लिए रहता है, ग्रो करता है, स्लोली ग्रोथ होने के बाद ये मैच्योर हो जाता है, फिर और का बहुत सारे काम करता है. तो हमने जो है लाइफ स्पेन को डिवाइड किया है इनटू 4 स्टेज. The lifespan of organisms is divided into 4 stages. Stage number 1 is called as juvenility. Stage first is juvenility. Juvenility वो स्टेज है जिसमें क्या होता है, इस स्टेज में juvenility में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रो करते हैं. In this stage living organisms grow. They increase in size. उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो बन जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं. और सेकंड स्टेज जो है, उसके बाद सेकंड स्टेज, दैट इज मैच्योरिटी. सेकंड स्टेज इज मैच्योरिटी. मैच्योरिटी वो स्टेज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जहां पर वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. सो
आफ्टर बिकमिंग मैच्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कैपेबल बन जाते हैं किसके? रिप्रोडक्शन के। यानी एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, इसकी बर्थ होगी, फिर ये ग्रो करेगा, इसकी ग्रोथ होगी, ओके, ग्रोथ के बाद ये क्या करेगा? ये मैच्योर होगा और ये क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। इट विल गो फॉर रिप्रोडक्शन। और उसके बाद रिप्रोडक्शन करने के बाद हर एक ऑर्गेनिज्म जब पैदा हो जाता है, ये ग्रो करता है, ये एक और स्टेज पे पहुंच जाता है, मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंच जाता है, मैच्योर हो जाता है और रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद इसकी बॉडी में कुछ चेंज आ जाती है। ये हमेशा जो है ना तरोताजा नहीं रहता, स्ट्रांग नहीं रहता। इसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो कमजोर होनी हो जाती है, शुरू हो जाती है। और वो थर्ड स्टेज है लाइफ स्पेन का, जिसको बोलते हैं एजिंग और सेनेसेंस। थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन इज एजिंग और सेनेसेंस। क्या है एजिंग? एजिंग क्या है? इट इज स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। स्लोली ग्रेजुअली जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी जो है ना डिटीरिएट होना शुरू हो जाते हैं, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक ऐसा स्टेज मैच्योरिटी के बाद एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां पर नई सेल्स बहुत कम बनती है, सेल्स जो है बॉडी की ज्यादा खत्म हो जाती है और उनका रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी नहीं हो पा जाता। दैट्स व्हाई इसकी वजह से बॉडी कमजोर हो जाती है और एक ऑर्गेनिज्म जो है ये कमजोर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिंग। और हम जानते हैं एजिंग जो है ना ये इरिवर्सिबल है, आप एजिंग को स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, आज जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस बोलते हैं कि एजिंग को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप एजिंग, नेवर देयर इज नो मेथड। अगर आपसे कोई बोलता है कि एजिंग को रोक पाएंगे हम, वो झूठ बोलते हैं। हाँ, यस ऑफ कोर्स यू कैन डिले इट, यू कैन स्लो डाउन इट्स पेस। और एजिंग का एक वो एंड आ जाता है जहां पर ये पूरा ऑर्गेनिज्म जो है ना बिल्कुल वीक हो जाता है, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं होता है। वो जो स्टेज एजिंग का होता है, टर्मिनल स्टेज ऑफ एजिंग, दैट इज कॉल्ड एज सेनेसेंस। टर्मिनल स्टेज ऑफ एजिंग इज कॉल्ड एज सेनेसेंस। जब सेनेसेंस हो जाती है उसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये जिंदा रहने के काबिल नहीं रहता है और क्या हो जाता है? फिर इट डाइज, इसकी डेथ हो जाती है। तो हमने अब देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है लिमिटेड होती है, इट इज लिमिटेड। हमने इस लाइफ को जो है ब्रेक किया 4 स्टेज में, जुवेनिलिटी में ब्रेक किया, मैच्योरिटी में ब्रेक किया, थर्ड स्टेज हमने देखा एजिंग होती है और डेथ होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म से एबिलिटी रख दी है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हाँ, डेथ पे याद आ गया हमको कि कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी डेथ नहीं होती, उनको इमॉर्टल बोलते हैं। इमॉर्टल, क्या वाकई ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो मरता नहीं है? यस, देयर इज एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज एमेबा। एमेबा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी डेथ नहीं होती है। कैसे आप बोलेंगे कैसे? हम जानते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो पीछे वो कोई चीज छोड़ देता है, लाश जो है या डिब्रिस जो है, कॉर्पस जो है रह जाता है। लेकिन एमेबा में हम देखते हैं हमारे पास एमेबा है, ओके, ये एमेबा के इट अंडरगोज फिशन और ये 2 सेल्स बनाता है। दिस सेल चेंज इनटू 2 सेल्स, 2 एमेबा। पीछे क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो हम नहीं कह सकते कि एमेबा की डेथ होती है। एमेबा इज इटर्नल, एमेबा इज इमॉर्टल, एमेबा इज इमॉर्टल because amoeba divides through fission. When an amoeba undergoes fission, it gives rise to 2 daughter cells and it does not leave anything behind. जब पीछे कुछ रहा ही नहीं, हम नहीं कह सकते कि amoeba की डेथ होती है। Because of this reason, we say amoeba is immortal. This is very important. इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आपके नीट में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। So हमने देखा कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और नेचर ने इसलिए रिप्रोडक्शन रखा है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन होते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। हमने देखा कि लाइफ स्पेन और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का साइज है उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है। हमने देखा कि लाइफ स्पेन वेरिएबल है, इट कैन बी एज शॉर्ट एज सिंगल डे और इट कैन बी एज लॉन्ग एज few thousand years। बाकी जो है हम आगे देखेंगे। और जो है What is the purpose of reproduction? रिप्रोडक्शन तो हमने समझ लिया। अब यह है कि रिप्रोडक्शन क्या पर्पज सर्व करती है? What are the functions that the process of reproduction serves for the organisms? It serves many functions. One of the important function is that
इट हेल्प्स द स्पीशीज टू कंटिन्यू देयर सर्वाइवल। इसका पहला फंक्शन है इट मेंटेन्स, इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज जो है, स्पीशीज के इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है लेकिन स्पीशीज नहीं मरती। हम देखते हैं इंसान हर रोज पता नहीं कितने मर जाते हैं लेकिन इंसान इतनी मरती है। हम देखते हैं मंकीज मरते हैं, हम देखते हैं स्नेक्स मर जाते हैं लेकिन स्नेक्स की स्पीशीज जो है वो नहीं मरती। इन शॉर्ट, जो स्पीशीज होती है वो सर्वाइव करती रहती है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सर्व करती है वो ये है, इट मेंटेन्स द पॉपुलेशन, डिफरेंट एज ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं एक पॉपुलेशन में इन्फेंट्स होते हैं, एक पॉपुलेशन में एडल्ट्स होते हैं और एक पॉपुलेशन में ओल्ड एज ग्रुप्स होते हैं। ये जो डिफरेंट एज ग्रुप्स एक पॉपुलेशन में होते हैं ये बहुत जरूरी है एक पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए, एक पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए, एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉपुलेशन में जो है यंग्स भी होने चाहिए। यंग होंगे तो वो एडल्ट होंगे, एडल्ट होंगे तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे। एडल्ट भी होने चाहिए क्योंकि जब यंग है तो एडल्ट है और एडल्ट रिप्रोड्यूस करेंगे तो यंग आ जाएंगे, फिर ये एडल्ट जो है ना ये एज हो जाएंगे और एज होने के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, उनको रिप्लेस कौन करेगा? यंग वंस। सो पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप्स जो है, वी हैव यंग्स, वी हैव मैच्योर एल्डर्स, ओके, एंड वी हैव एज्ड पीपल। तो ये तीन ग्रुप जो पॉपुलेशन में है इनको किसकी हेल्प से आ जाते हैं पॉपुलेशन में? विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। थर्ड वन, ये रिप्रोडक्शन का जो और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग वेरिएशन। देखिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम जानते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमीट्स बनते हैं। जब गैमीट्स बनते हैं तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस के अंदर जो है क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस पेयर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिकॉम्बाइन करते हैं, वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी आ जाती है, पॉपुलेशन में डिफरेंसेस आ जाती है। हम देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे, एक कपल है, इनके सन्स है, इनकी डॉटर्स है, इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, क्या वो 100% सिमिलर टू द पेरेंट्स होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। एक तो वो पेरेंट्स से डिसिमिलर होते हैं, दूसरा खुद में भी वो डिसिमिलर होते हैं, और पूरी पॉपुलेशन में अगर हम देखेंगे डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स दे लुक डिफरेंट। तो ये क्या है? वेरिएशन। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीशीज में पूरा वेरिएशन है। ये वेरिएशन किसकी वजह से आ जाता है? दिस वेरिएशन इज पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं एनवायरनमेंट जो है ना ये स्टैग्नेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। और जब एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो न्यू नीड्स आ जाती है। इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर ऑर्गेनिज्म्स को सर्वाइव करना है तो उनको अपने आप को अडेप्ट करना होगा, चेंज करना होगा अपने आप को। वो कैसे पॉसिबल है? दैट्स आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट, कि दुनिया में जो लाइफ है, लाइफ खत्म नहीं होती। ये लाइफ किस तरह से सस्टेन करती है, किस तरह से कंटिन्यू रहती है? इट्स विद हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। सो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इट सर्व्स 4 मेन फंक्शंस। नंबर 1, इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज खत्म नहीं हो जाती, इंडिविजुअल्स मरते हैं, स्पीशीज नहीं मरती है। सेकेंड, ये पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप्स को मेंटेन करती है। यंग्स हैं, एडल्ट्स हैं और ओल्ड पीपल होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स को मेंटेन करती है ताकि पॉपुलेशन बैलेंस में रहे। थर्ड वन, ये पॉपुलेशन में वेरिएशन लाता है। पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफर करते हैं, वेरी करते हैं, और इस वेरिएशन से क्या आ जाता है? एडेप्टेबिलिटी। विद चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनिजम्स आल्सो चेंज। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। फोर्थ वन है कि लाइफ जो है मेंटेन रहती है। आगे चलिए, अब जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है हम जानते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट मेथड्स को एम्प्लॉय करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। वो किस पे डिपेंड करता है उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन चाहे जो भी मेथड रिप्रोडक्शन का होगा, वो एसेक्सुअल हो, सेक्सुअल हो, फिर एसेक्सुअल में कोई भी मेथड हो,
सब इन प्रोसेसेस में, ये जो रिप्रोडक्शन के जो सारे प्रोसेस हैं, इनमें कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं। यानी चाहे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो वहां भी होंगे यहां भी होंगे। वो प्रोसेस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट चीज क्या है? वो है आरएनए सिंथेसिस। चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सेल के अंदर क्या होगा? जो सेल रिप्रोड्यूस करेगी, जो सेल नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी, उस सेल के अंदर क्या होगा? आरएनए बनेगा, आरएनए सिंथेसिस होगी। और क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन्स भी बनेगी। ये चीजें सेल के अंदर बनेगी। दूसरा कॉमन फीचर क्या है? ये जो सेल है, ये जो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी, चाहे एसेक्सुअल या सेक्सुअली, ये क्या करेगी? इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि एक सेल को 2 सेल्स बनानी है, फिर 2 को 4, ये डीएनए भी डबल होता जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस, ये भी एक कॉमन फीचर है जो हर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो, होना क्या है? सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, वहां सिर्फ माइटोसिस होती है। आगे चल के हम बात करेंगे इसकी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिप्रोडक्शन चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो या कोई और मेथड हो रिप्रोडक्शन का, जब रिप्रोडक्शन होगा, नया इंडिविजुअल बनेगा, उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी। सो एक कॉमन फीचर्स है जो हर एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है। दीज आर द फीचर्स व्हिच आर फाउंड इन एनी और एवरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। देन वी नो नाउ कि चूंकि डाइवर्सिटी बहुत है, नेचर में बहुत डाइवर्सिटी है, 1.7 मिलियन स्पीशीज कहा जाता है, मोर देन दैट। बहुत सारी स्पीशीज जो एक्सप्लोर्ड भी नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि दे यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन देयर हैबिटेट, इट डिपेंड्स अपॉन देयर हैबिट, इट डिपेंड्स अपॉन देयर हैबिटेट एंड इट डिपेंड्स अपॉन देयर फिजियोलॉजी। बहुत सारे फैक्टर्स है जिन पे ये डिपेंड करता है कि कौन ऑर्गेनिज्म कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एम्प्लॉय करेगा। इसमें उसका हैबिट है, वो किस तरह से जिंदगी गुजारता है, क्या उसका हैबिट है, किस तरह से वो ब्रीड करता है, किस तरह से फीड करता है, क्या उसका न्यूट्रिशन है, और हैबिटेट वो कहां रहता है, वो एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, मैरीन है, फ्रेश वाटर है, कहां रहता है वो भी डिपेंड करेगा, वो भी डिटरमाइन करता है। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि क्या एक ऑर्गेनिज्म जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। फिजियोलॉजी, कितनी कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी है इसके अंदर, और भी बहुत सारे फीचर्स है जो ये डिटरमाइन करते हैं दैट वेदर एन ऑर्गेनिज्म विल गो फॉर asexual method of reproduction और sexual method of reproduction। ब्रॉडली जो method of reproduction है, इसको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, asexual method of reproduction एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये किस बेसिस पे है? ये क्लासिफिकेशन जो रिप्रोडक्शन की है, ये इस बेसिस पे की गई है कि जब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट एक ही पेरेंट का होगा या 2 पेरेंट्स की होगी। अगर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में, अगर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई एम रिपीटिंग इट, इफ इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, whether gametes are involved or not doesn't matter, if only one parent is involved, then that method of reproduction is called as asexual reproduction। हालांकि आप यहां पर कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, हमने तो सुना है asexual वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जहां पर सेक्स सेल इस्तेमाल नहीं होते। नहीं, ये पुराना डेफिनेशन है, नया यही है कि, और एनसीईआरटी भी यही कहती है। हमारे पास इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन है? एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो कहती है वही सच है, बाकी कोई कुछ भी कहता है वो हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हमारा टारगेट 100% मार्क्स लेना है, हमारा टारगेट नीट को क्वालिफाई करना है। याद रखो दोस्तों, नीट अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आई एम श्योर अगर आप एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ोगे, देन यू कैन create you can obtain, you can procure a seat in NEET और जो MBBS आपके लिए सीट चाहिए वो procure कर सकते हैं 100% अगर आप NCERT को फॉलो करेंगे। तो यहां पर वही है, NCERT में क्या मेंशन है, that on the basis of involvement of number of parents, if only one parent is involved, we will call this method of reproduction as asexual method of reproduction. If 2 parents are involved, then
तब जब रिप्रोडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. पहली बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये यूनिपेरेंटल है. इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इस्तेमाल होता है. एक, यहां मेल फीमेल की बात नहीं है. ऐसा मेथड जिसमें ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इट इज यूनिपेरेंटल. दूसरी बात आपको यहां याद रखनी होगी कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म्स है उनमें बहुत कॉमन है. यूजुअली जो प्रिमिटिव जो सिंपल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है वो किस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे मोनेरैंस है, बैक्टीरिया जिसमें आएंगे, जैसे प्रोटिस्टेंस है, ओके, प्रोटिस्टेंस है, प्रोटोजोआ एटसेट्रा, जो यूनिसेल्युलर एल्गी है, जो यूनिसेल्युलर फंगी है, वो किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? वो करते हैं रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है. जो यूनिसेल्युलर एल्गी है, यूनिसेल्युलर फंगी है, प्रोटिस्टेंस है, मोनेरैंस है, ये सारे एनिमल्स जो है थ्रू एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करते हैं. जो हायर वर्टेब्रेट्स है, वर्टेब्रेट्स की बात, वहां एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. दूसरी बात, ये जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है यहां पर मियोसिस नहीं होता है. देयर इज नो मियोसिस, इट इज ओनली माइटोटिक. यहां पर क्या होता है? माइटोसिस, ओनली माइटोसिस, सेल डिवीजन यहां पर होता है, मियोसिस नहीं होता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है. बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस फीचर, ये जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट्स आल्सो कॉल्ड एज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन. It's also called as somatogenic reproduction because mitosis is the only means of cell division. यहां पर मैंने अभी कहा that there is no meiosis. इस asexual process of reproduction जो है वहां पर meiosis नहीं होता है. जब meiosis नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? वहां पर जो है recombination होगा? नहीं होगा. There is no recombination, no genetic recombination. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहां नहीं होता है. और क्या होता है? और एक चीज है, जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तब क्या नहीं होगा? देन देयर इज नो वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग्स, नो वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग. जो भी ऑफस्प्रिंग्स यहां पर बनते हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है. और एक चीज है, यहां पर यूजुअली जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहां पर गमीट्स इस्तेमाल नहीं होती है. हाँ, पार्थिनोजेनेसिस में हम बात करते हैं, कभी क्या हम पार्थिनोजेनेसिस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट माने ना माने, ये डिबेटेबल है. मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम यहां बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहां पर गमीट्स इस्तेमाल नहीं होते. नो सेक्स सेल्स आर यूज्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज एगैमोजेनेटिक, gamogenetic reproduction. It's also called as agamogenetic or agametogenetic reproduction. Why? Because no sex cells are used. Again, this one more important point. ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिस इंडिविजुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या तो होल इंडिविजुअल ही रिप्रोड्यूस करेगा. जैसे मोनोरेंस है तो सिंगल सेल है, ये पूरा सेल ही डिवाइड होता है, ठीक है. लेकिन एल्गे में हो सकता है सिंगल सेल है, या कहीं पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो लोअर फॉर्म्स है वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. लेकिन जो ऑर्गेनिज्म या जो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इस एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोस. क्या बोलते हैं? ब्लास्टोस. Blastose is the asexual reproductive part which take part in asexual reproduction. उसको हम blastose कहेंगे. And that's why, ठीक है ना, asexual reproduction को हम, there is one more name, it's called as blastogenesis. Blastogenesis. तो asexual reproduction को हम blastogenesis भी बोलते हैं. अब ये चीज को देख के हमने देखा यूनिपेरेंटल है, सिर्फ एक पेरेंट हिस्सा लेता है, ये प्रिमिटिव जो है ऑर्गेनिज्म उनमें हो जाता है, यहाँ मियोसिस नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस होता है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है. तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये वो मेथड है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट गैमेटोजेनेसिस नए इंडिविजुअल्स बनते हैं. अब ये इंडिविजुअल्स किससे बने? एक ही पेरेंट से तो बने. अब ये इनमें क्या प्रॉपर्टी, क्या फीचर होगा? ये जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं ना, दे आर सिमिलर टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट. सो वी कैन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स, इन विच ऑफस्प्रिंग्स जो है ऑफस्प्रिंग्स आर genetically and morphologically
morphologically similar to each other, genetically and morphologically similar। ये जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं ये जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं टू ईच अदर और एंड पेरेंट, टू ईच अदर एंड पेरेंट। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, उसी की बॉडी सेल से जो है नया इंडिविजुअल बनेगा, उसने सारी वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो उसके पेरेंट में थी उस कंप्लीट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई। अब ये मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होता है और ये जेनेटिकली भी बिल्कुल सिमिलर होता है टू द पेरेंट। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं ना, दे आर रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग जो है दे आर रेप्लिका ऑफ द पेरेंट्स, वो पेरेंट्स का रेप्लिका होता है, पेरेंट्स का रेप्लिका होता है। ये जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, those individuals which are genetically and morphologically similar to each other and to the parent, इनको बोलते हैं क्लून्स। क्या बोलते हैं इनको? क्लून्स। इनको बोलते हैं क्लून्स। अब यहां से और एक नाम हमको आया, asexual reproduction can also be called as clooning। What is clooning? Clooning is a method in which we generate many copies similar to the parent। वो कॉपीज, वो इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर टू द पेरेंट है, उनको क्लून। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लूनिंग एज वेल। दिस इज कॉल्ड एज क्लूनिंग एज वेल। हाँ, वन मोर पॉइंट, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स बन गए। each individual of an asexual progeny is called as ramete, is called as ramete। So what is ramete? An individual of asexual progeny, asexual progeny का जो एक इंडिविजुअल होता है उसको हम बोलते हैं ramete। नाउ ये जो asexual रिप्रोडक्शन है, यहां पर हमने देखा, एक पॉइंट मैंने आपको बोला, देयर इज नो वेरिएशन, यहां वेरिएशन नहीं होता है, देयर इज नो वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स, अमंग इंडिविजुअल्स कोई वेरिएशन नहीं होता। हाँ, बाय चांस अगर कभी म्यूटेशन हुआ, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और ड्यू टू म्यूटेशन, वेरिएशंस कैन अकर अमंग द asexually produced organisms। So we can say variations can occur on account of mutation, on account of mutation। वेरिएशन जो है एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में आ सकती है। नाउ ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑर्गेनिज्म्स डिफरेंट मेथड्स को एम्प्लॉय करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, देयर आर वेरियस मेथड्स। पहला मेथड जो है दैट्स कॉल्ड एज फिशन। द फर्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फिशन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज फिशन। फिशन क्या होता है? फिशन आपने कभी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिशन आपने पढ़ा होगा, वहां आपने पढ़ा होगा कि एक एटम जो है ब्रेक होता है। तो फिशन बिल्कुल वही है। फिशन वो मेथड है जिसमें एक पेरेंट जो है ना, it breaks or it cleaves into two or many daughter cells। So fission is a method in which parent क्या होता है? पेरेंट जो है इसको डिवाइड करना है और ये ब्रेक हो जाएगा या स्प्लिट हो जाए। पेरेंट क्लीव्स और पेरेंट ब्रेक्स into many daughter cells। So fission is a method of reproduction in which parent splits or cleaves into many daughter cells। Now ये जो fission है, it's of many types। इसके usually इसके दो broad types है। Number one, binary fission। Number one, binary fission। एक टाइप जो फिशन का है वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है? अब नाम से ही पता चलता है, बाइनरी फिशन इज दैट फिशन इन विच द पेरेंट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। सो यहां पर क्या है? पेरेंट होता है और ये पेरेंट जो है ये ब्रेक होता है इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। डॉटर सेल बनेगी, दो डॉटर सेल्स बनेगी और ये कैसी बनेगी? इक्वल होंगी। इसमें एक्सेप्शन हो सकता है, कभी अनइक्वल हो सकता है, लेकिन यूजुअली जब बाइनरी फिशन, हम उस फिशन को बोलते हैं जहां पर अ पेरेंट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। नाउ ये बाइनरी फिशन जो है इसके फर्दर और सारे टाइप्स हैं। यानी जब
ऑर्गेनिज्म्स बाइनरी फिशन करते हैं वो जो है डिफरेंट टाइप्स का बाइनरी फिशन शो करते हैं। नंबर 1, बाइनरी फिशन जो है इट हैज मेनी टाइप्स, बाइनरी फिशन के बहुत सारे टाइप्स है। सो बाइनरी फिशन जो है ये वो फिशन है जिसमें एक पैरेंट जो है इट क्लीव्स इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स। नाउ एनिमल्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स के बाइनरी फिशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो है उसको बोलते हैं सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन। सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन। सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन वो बाइनरी फिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट है, ये डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स थ्रू एनी प्लेन ऑफ डिवीजन। आपके सर वो क्या हुआ एनी प्लेन ऑफ डिवीजन? देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई ऑर्गेनिज्म है, सर्कुलर है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे 2 सेल्स में या 2 हिस्सों में तो हम वर्टिकली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम हॉरिजेंटली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम ऑब्लिकली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ्स में। तो देखिए हम जानते हैं एमेबा जानते हैं। अब एमेबा जो है, एमेबा की शेप जो है ना ये इरेगुलर है। एमेबा की शेप इरेगुलर है। एमेबा इसकी शेप इरेगुलर है। तो अगर आप एमेबा को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं कैसे करेंगे आप वर्टिकल प्लेन से भी एमेबा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी एमेबा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप ऑब्लिक प्लेन से भी एमेबा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। Now, such a type of binary fission in which the parent divides into 2 daughter cells through any plane of division is called as simple or irregular binary fission. Is called as simple or irregular binary fission. आप यहां देख सकते हैं एमेबा जो है डिवाइड हो रहा है। पहले देखिए एमेबा में 2 सेल, एक न्यूक्लियस है एमेबा में। अब जब इसको बाइनरी फिशन करना है तो क्या हो रहा है, पहले न्यूक्लियस जो है ना ये डिवाइड हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है। उसके बाद जब न्यूक्लियस दोनों डिवाइड हो गए फिर साइटोप्लाज्म जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है और कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद ये एक सेल 2 इक्वल सेल्स में डिवाइड हो रही है। इस फिशन को हम बोलते हैं सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन। सेकंड टाइप ऑफ फिशन जो है, सेकंड टाइप ऑफ बाइनरी फिशन जो है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब ये बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। आपको पता चला सिंपल क्या है तो ट्रांसवर्स जैसे नाम से पता चलता है, थ्रू नेम यू कम टू नो व्हाट इट इज। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इज दैट बाइनरी फिशन, ऐसा बाइनरी फिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स थ्रू ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ डिवीजन। ट्रांसवर्सली आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है आपके पास। तो पैरामीशियम ऐसा स्लीपर एनिमल्क्यूल है, इसको जब दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है तो क्या करेगा, ट्रांसवर्सली इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इज दैट बाइनरी फिशन इन विच द पैरेंट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स थ्रू ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ डिवीजन। थ्रू ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ डिवीजन कहां होता है, पैरामीशियम में। इट इज प्रिवेलेंट इन पैरामीशियम। थर्ड वन इसी तरह से हमारे पास और एक है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन अब और सिंपल है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन वो बाइनरी फिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड होता है इनटू 2 डॉट सेल्स थ्रू लॉन्गिट्यूडनल और थ्रू वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन। कहां होता है, यूग्लिना में। यूग्लिना जो है, यूग्लिना एक इलोंगेटेड एनिमल है, एक इलोंगेटेड प्रोटोजोन है, एक इलोंगेटेड प्रोटिस्टन है। तो इसको जब डिवाइड करना होता है ये करता है डिवाइड थ्रू बाइनरी फिशन। लेकिन कौन से बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। यानी द प्लेन ऑफ डिवीजन जो होता है इट पासेस थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एमेबा एंड द एमेबा चेंज इनटू 2 and the Euglena changed into 2 Euglena. Then we have the last one, last type जो बाइनरी फिशन का है वो है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ऑब्लिक बाइनरी फिशन, ऑब्लिक बाइनरी फिशन जो है ये ऐसा बाइनरी फिशन है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स, प्रोटोजोन डिवाइड्स और डायनोफ्लैगेलेट्स में पाया जाता है। द डायनोफ्लैगेलेट और द प्रोटोजोन इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स थ्रू ऑब्लिक प्लेन ऑफ डिवीजन। यहां ना तो वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन से होता है ना हॉरिजॉन्टल, बल्कि क्या ऑब्लिकली जो है प्लेन ऑफ डिवीजन पास ऑन होता है और ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। कौन सा है एग्जांपल हमारे पास, सिरेटियम हमारे पास एग्जांपल है सिरेटियम विच शोज ऑब्लिक बाइनरी फिशन।